मैं हूं रचना बंसल। देश से गद्दारी, बांग्लादेशियों से यारी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि वो भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की फर्जी ID कार्ड बनवा रही है। इसको लेकर पुलिस को छापेमारी में कई फर्जी ID भी बरामद हुई हैं। साथ ही मिले हैं ओवैसी की पार्टी के विधायकों के लेटर हेड भी, जिसने ओवैसी के ऑपरेशन बांग्लादेश की पोल खोलकर रख दी है कि किस तरह से बांग्लादेशियों को फर्जी तरीके से यहां का पहचान पत्र बनवाया जा रहा है, जिससे कि उनकी नागरिकता साबित हो पाए। देश से गद्दारी आखिर क्यों कर रही है AIMIM की पार्टी? आज यही सबसे बड़ा सवाल है। पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो चाहिए सब मिलेगा, बस वोट देना होगा। खाना इसी देश में होगा, लेकिन गीत दूसरे देश का गाना होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने देश से गद्दारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। AIM बांग्लादेश के नागरिकों की फर्जी ID बना रही है, और ये जो ID का जखीरा आप देख रहे हैं, ये सब फर्जी ID है। और अवैध बांग्लादेशियों की फर्जी ID बनाने का ये चौंकाने वाला खुलासा मुंबई की साकिनाका पुलिस ने किया है। दरअसल अवैध रूप से फर्जी कागजात बनाकर मुंबई के साकिनाका में रह रहे 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इन फर्जी दस्तावेजों को बनाने वाले नासिक मालेगांव के एक एजेंट को गिरफ्तार किया। और जब पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी तो पुलिस को उसके घर से तलाशी में 155 आधार कार्ड, 34 पासपोर्ट, 28 पैन कार्ड, 8 राशन कार्ड, 187 बैंक और पोस्टल डिपार्टमेंट के पासबुक, 19 रबर स्टैंप और 29 स्कूल छोड़ने के नकली लिविंग सर्टिफिकेट मिले। यहीं से पुलिस का माथा चक्कर खाने लगा, लेकिन असली चक्कर खाना अभी बाकी था, क्योंकि जब पुलिस को फर्जी ID मिली, वहीं से पुलिस को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 विधायकों के लेटर हेड मिले, जिनका इस्तेमाल इन फर्जी कागजातों को बनाने के लिए किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक AIMIM के जिन विधायकों के लेटर हेड मिले हैं, उनके नाम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और शेख आसिफ रशीद हैं। Most shocking and bizarre thing that police recovered blank letterheads of 2 members of Legislative Assembly of Maharashtra who are from MIM party. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को 5 और विधायकों के लेटर हेड मिले, लेकिन उनके नाम का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन AIM के विधायकों के लेटर हेड सामने आने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। साकिनाका पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने 3 इलीगल बांग्लादेशी नागरिक और 2 एजेंट को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 बांग्लादेशी को पकड़ने के बाद उन्होंने एक एजेंट का नाम बताया है, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके घर जड़ते में कहीं भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और इत्यादि साहित्य उनके घर जड़ते में मिला है। सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि ओवैसी और उनकी पार्टी CAA का विरोध करती रही है। जरा याद कीजिए कैसे CAA को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, उसका बड़े स्तर पर ओवैसी की पार्टी ने समर्थन किया, क्योंकि CAA से उन नागरिकों को खतरा है जो बांग्लादेश से आकर भारत में फर्जी तरीके से रह रहे हैं। और अब जब CAA कानून है तो बांग्लादेशियों की फर्जी ID बनवाना कानून के खिलाफ है, बल्कि न सिर्फ कानून के खिलाफ बल्कि ये देश के खिलाफ गद्दारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ BJP नेता राम कदम भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब AIMIM पार्टी ये लगातार जानी जाती है सरकार का विरोध करने के लिए, सरकार की नीतियों की मुखालफत करती है, और असदुद्दीन ओवैसी बेबाक तरीके से बोलते भी हैं, अपनी बात भी रखते हैं। और हमें याद है CAA NRC का विरोध किस तरीके से हुआ था। लेकिन राम कदम जी, अब इस पार्टी के जरिए बांग्लादेशियों के पहचान पत्र फर्जी तरीके से बनवाना, वो भी गैर BJP राज्य में, आपको क्या सरकार की मिलीभगत नजर आती है इसमें?
देखिए, जिस प्रकार की बातें सामने आई है, ये सरासर देश से गद्दारी है और ओवैसी जी ने खुद स्वयं इस पर उनका क्या पक्ष है, उन्होंने इस पर रुख उनका स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से बांग्लादेशियों के पूरे प्रूफ बनाना और यहाँ पर अभी महाराष्ट्र का विधायक उसमें लेटर हेड उनका मिल जाता है, ये सारी बातें बहुत गंभीर है और ये देश के खिलाफ एक हिसाब से गद्दारी है। और अब तक ये मामला सामने आने के बाद भी ओवैसी जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? और क्या ये बयान न आना, क्या वे इस बात का समर्थन करते हैं कि इस प्रकार से बांग्लादेशियों को फर्जी आई कार्ड बनाना यही एआईएम का काम है? क्या काम? यदि उनका इसमें कोई संबंध नहीं है तो उनकी तरफ से बयान क्यों नहीं आया अब तक? और इस प्रकार का काम यदि उनके विधायक करते हैं तो ये सरासर देश के साथ गद्दारी है। फर्जी तरीके से पहचान पत्र बनवाना है और वोट बैंक हथियाना है, कुछ यही मंशा नजर आती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की। अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इतनी बड़ी संख्या में फर्जी तरीके से पहचान पत्र, वो भी जल्दबाजी में बनना, जबकि हम जानते हैं सीएए एनआरसी को लेकर देश भर में किस तरीके का माहौल पिछले दिनों, पिछले महीनों रहा। मुझे बताइएगा, जांच के नाम पर अब तक क्या सामने आया और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रिएक्शन का इंतजार अभी भी है? बिल्कुल, देखिए, जांच में मुंबई पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्हीं की गिरफ्तारी के हवाले से लगातार तमाम जानकारियां पुलिस को हाथ लग रही हैं और उसी में जानकारी साफ साफ समझ में आई कि एआईएम के विधायकों की जो लेटर हेड वह इस पर यूज किया गया है। लेकिन देखिए, एआईएम के जो विधायक हैं मुफ्ती जी, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है थोड़ी देर पहले, उनका बयान भी आया है। उसमें उन्होंने साफ साफ इंकार किया है कि जो उनके आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप निराधार है, गलत है। ऐसा किसी को भी लेटर हेड उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने साफ साफ यह भी कहा है कि जिस तरीके से फर्जी तरीके से तमाम पासपोर्ट या तमाम आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, उसी फर्जी तरीके से लेटर हेड भी बनाए गए हमारे। सवाल मेरा उनसे यह था, फिर क्या इस पर मामले पर क्या खुद आप कंप्लेंट करेंगे? इस पर उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन यह जाहिर सी बात है, देखिए, वह भले ही पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन मुंबई पुलिस के पास तमाम कई अहम जानकारियां और हाथ लगी हैं। और इतना ही नहीं, कई सारे और तमाम बड़े 5 नेताओं के नाम सामने हाथ लगे हैं, जिस आधार पर मुंबई पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हो सकता है आज भले जो एआईएम के जो विधायक हैं मालेगांव के, वो आज इंकार कर रहे हों, हो सकता है कल वह इंकार न कर पाए क्योंकि सबूत उनके खिलाफ जाएगा। तो अभी हालांकि जो प्रतिक्रिया, लेटेस्ट प्रतिक्रिया आई है, उसमें वह अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है तमाम सबूतों के आधार पर। जी अभिषेक, हालांकि इससे पहले हमने देखा है मिसयूज किया जाता रहा है अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग विधायकों के लेटर हेड का या फिर मोहर का, और बाद में पता चलता है कि हाँ, ये किसी और के जरिए हुआ, इसलिए तो जांच का इंतजार करना होगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का अभी तक चुप्पी साधे रहना, ये बड़ा सवाल है। साथ ही मुझे बताइएगा, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रिएक्शन आया क्या? कुछ वो इस दिशा में कोई जांच आगे बढ़ा रही है क्या? और देखिए, महाराष्ट्र सरकार तरफ से अभी तक कोई इस पूरे मामले आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिल्कुल हमें इंतजार है कि आखिरकार वह इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, देखिए, मुंबई पुलिस के जो प्रवक्ता हैं ऑफिशियल चैतन्य यस, उनका जाहिर सी बात बयान आया है। उनका साफ साफ कहना है कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जांच पड़ताल हमारी जारी है। और यही वजह है कि जो 5 बड़े अन्य नेताओं के नाम है वह अब हालांकि जाहिर नहीं किया गया है। आने वाले समय में उन लोगों के भी नाम होंगे, उनके तमाम पेपर्स जो हाथ लगे हैं। देखिए, जो बहुत बड़ा देखिए जखीरा हाथ लगा है मुंबई पुलिस के, और इससे यह साफ समझ में आता है कि किस तरीके से अवैध तरीके से भारत का नागरिकता दिलाने के लिए कैसे कैसे तमाम हथकंडों को अपनाया जाता है, और उस हथकंडों को पुलिस नस्तनाबूद करने के पीछे पड़ चुकी है। और उसमें चाहे जो भी आएगा, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार जरूर कड़ी कार्रवाई करेगी। अभिषेक, 5 बड़े नेताओं के नाम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चूंकि खबर अभी अपुष्ट है, इसलिए ये हम दर्शकों के साथ साझा नहीं करेंगे। लेकिन जब जब अभिषेक इस तरह का कोई संकेत देते हैं तो फिर बड़ा खुलासा उसके पीछे होता है, कुछ बड़े चेहरों का पर्दाफाश होता है। इसमें भी जांच का इंतजार हम करेंगे। सच जब पूरी तरीके से सामने आ जाए, आधिकारिक पुष्टि हो जाए, तो अभिषेक इस खबर को ब्रेक करेंगे। लेकिन राम कदम जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से ऐसा हो रहा है, इसके पीछे आपको मंशा क्या नजर आती है? और अब बीजेपी इस मामले में जांच के लिए क्या कदम उठाने वाली है? क्या मांग करेगी बीजेपी? देखिए, शुरू से यदि आपने ओवैसी जी के बयान और उनकी पार्टी के बयान यदि आपने देखे, तो बहुत सारे बयान इनके अक्सर एक विशेष धर्म संप्रदाय को खुश करने वाले हैं, और कई सारे बयान देश के विरोधी बयान भी ये अक्सर देते आए हैं। और आज जो ये मामला सामने आया है,
ये सरासर देश के विरोध में गद्दारी है। देश के प्रति ये बहुत बड़ा गलत काम है और ये होने के बाद कहना कि हमारा कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा हर व्यक्ति कहता है कि हमारा कोई संबंध नहीं है। अब ये महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जांच करनी चाहिए और महाराष्ट्र सरकार कितनी उसको निरपेक्षता के साथ जांच करेगी, ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पालघर का साधु हत्याकांड का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत का मामला आपको शक है क्या? ये सारे मामले राम कदम जी, आपको शक है क्या? आपको शक है कि महाराष्ट्र सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच इस मामले में नहीं करेगी? महाराष्ट्र सरकार, देखो हम अतीत पर विश्वास करते हैं। पालघर साधु हत्याकांड का मामला पुलिस के जांच के पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने पूरे उसकी जांच के निष्कर्ष बता दिए। ये तो मॉब लिंचिंग है, इनको कहां से सपने आए? सुशांत सिंह राजपूत का मामला जांच के पहले इन्होंने निष्कर्ष बताया, इनको कहां से सपने आते हैं? कौन सा इन्हें अंतर्ज्ञान होता है? तो ये भी मामला महाराष्ट्र सरकार यूं ही रफा दफा कर देगी। हमारा पूरी तरह से हमारा अतीत के बातों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ये मामला रफा दफा कर सकती है। इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी को ये मामला दिया जाए, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ ये बहुत बड़ी गद्दारी का काम है और ये केंद्र की एजेंसी जांच करे। महाराष्ट्र की और अगर सरकार वाकई AIMIM की तरफ से ये हो रहा है तो बहुत बड़ी गद्दारी है, बहुत बड़ी गद्दारी। आप खाएंगे इस देश का, रहेंगे इस देश में, लेकिन गद्दारी आप देश के साथ करेंगे। हालांकि जांच का इंतजार हम सभी को करना होगा। लेकिन राम कदम जी, चूंकि बीजेपी तो इससे पहले भी तमाम मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल भी कर चुकी है, मांग भी कर चुकी है। सुशांत का मुद्दा हमने अभी पिछले दिनों देखा भी है। क्या अब इस मामले को लेकर बीजेपी कोई मांग रखेगी महाराष्ट्र सरकार के सामने? निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार से पहले उम्मीद करेंगे कि वे इसकी जांच या निरपेक्षता के साथ करें और उनकी तरफ से इस पर लीपापोती होती है, उनकी तरफ से इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास होता है, तो निश्चित तौर पे केंद्र की एजेंसी इसकी जांच करे, इस प्रकार की हम मांग करेंगे। क्योंकि ये मामला केवल मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला समूचे देश से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा है। इस प्रकार से विदेशी नागरिक यहाँ पर आते हैं, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, उनकी क्या मंशा है, उनके भीतर कौन आतंकवादी छुपा है, उनको आगे किस प्रकार की बातें करनी है, ये सारी बातें शक के घेरे में आती है। इसके लिए निश्चित तौर पे ये मामला केंद्र की एजेंसी की ओर से जांच किया जाए, ये हमारी मांग। और वक्त ये चुना गया, वक्त कोरोना का चुना गया। अभिषेक, जो दस्तावेज अभी तक हासिल हुए हैं उनसे मालूम क्या पड़ा है? ये जो फर्जी आईडी कार्ड है ये कब बनाए गए हैं, किस डेट के हैं? और जब CAA NRC को लेकर पूरे देश भर में मुखालफत थी, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह विरोध हो रहा था, उसके ठीक बाद कोरोना ने दस्तक दी। अब कोरोना की मार देश झेल रहा है। क्या इस वक्त का ही फायदा उठाया है ओवैसी की पार्टी ने और इस नाजुक वक्त को ही निशाना बनाया है, टारगेट किया है, क्योंकि सबका ध्यान अभी कोरोना की तरफ है या फिर महंगाई की तरफ है? बिल्कुल, देखिए, जो बड़ा एक गोरख धंधा जो चल रहा था यह अभी चल रहा था और यही वजह है कि दो जो बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है वह लोग लगातार इस पूरे गोरख धंधे में लिप्त थे। और अब देखिए कि एक दो नहीं 150 के आसपास आधार कार्ड बरामद होते हैं, पासपोर्ट बरामद होता है, जो वोटिंग आईडी होती है वो बरामद होती है, राशन कार्ड बरामद होता है। तो आखिरकार यह फर्जी तरीके से जब हम आप या मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मुंबई का रहने वाला हूँ, अगर मुझे बनाने जाना होता है तो तमाम पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमारे जो पेपर रहते हुए भी तमाम राशन कार्ड नहीं बन पाते हैं, आधार कार्ड नहीं बन पाते हैं। और इस तरीके से फर्जी तरीके के आधार पर किसी विधायक का लेटर के नाम पर ले जाकर अगर इस तरीके से बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत ही बड़ा निंदनीय है और जाहिर सी बात है कि एक देश को जो कहीं कहीं घातक पहुंचाने वाला है। राम कदम जी खुद एक विधायक है, जानते हैं कि अगर उनके लेटर कितना बड़ा महत्व होता है। अगर जो मुफ्ती साहब हैं जो साफ साफ आज कह रहे हैं कि नहीं उनके पूरी जानकारी में नहीं है, यह कहीं न कहीं मानने लायक नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके पार्टी के लोग हैं, वह साफ साफ दबी जुबान से कह रहे हैं कि ऐसे गोरख धंधे मालेगांव में पहले भी देखे जाते रहे हैं। और इसे यही वजह है कि मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले को बड़े अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। हाँ, और ये तरीके हो सकते हैं देश को नुकसान पहुंचाने के लिए भी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ भी इसी तरह के तरीकों से हो सकता है, ऐसा पूरा अंदेशा जताया जा सकता है। ऐसे ही वो मामले होते हैं। अब अभिषेक, जो फर्जी आईडी कार्ड के मामले मिले हैं या फिर जो फर्जी आईडी कार्ड मिले हैं, जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनमें कोई संख्या, कोई आंकड़ा ऐसा है अंदाजा कि कितने फर्जी कार्ड बनाए गए?
बिल्कुल, देखिए जो आंकड़ा आया है करीबन 150 के ऊपर आधार कार्ड मिले हैं, करीबन वही 200 के आसपास वहां पर तमाम पासपोर्ट मिले हुए हैं, और यहां पर नहीं बल्कि तमाम ऐसी जानकारियां जो वोटिंग कार्ड मिले हुए हैं, राशन कार्ड मिले हुए हैं, सभी की संख्या सैकड़ों के आसपास है, और यह सभी के सभी फर्जी दस्तावेज पे बनाए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को जानकारी यह भी लगी है कि जितने भी लोगों के बनाए गए या कोई भी इसमें से भारतीय बहुत कम होंगे, सभी के सभी जो लोग हैं बांग्लादेशी हैं। यानी बांग्लादेशियों को किस तरीके से नाजायज तरीके से, गलत तरीके से उनको भारत का नागरिक बनाया जा रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यही वजह है कि मालेगांव का जो लिंक सामने आया है, भले ही विधायक साहब आज अपने आप को पाक साहब कह रहे हो, लेकिन यह साफ है, जो जानकार हैं, जो मानते हैं, राम कदम साहब भी जानते हैं कि किस तरीके से मालेगांव के मामले में तमाम ऐसे बड़े आरोप पहले भी लगे रहते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त भले ही वो अपने आप को पाक साहब कह रहे हो, लेकिन क्लीन चिट देना शायद संभव नहीं होगा जल्दबाजी में। और यही वजह है कि पुलिस ने खुद जो तो एक बड़ा कहेंगे कि हमारा कोई स्कैंडल लेना जो देना सामने है लाया नहीं, है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं कराया गया, हमारी तरफ से फर्जी आईडी कार्ड नहीं बने हैं। अभी पल्ला तो झाड़ेंगे, लेकिन जांच नतीजे तक पहुंचे, इंतजार उस वक्त का हमें रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ राम कदम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे बीजेपी मांग करे कि इस मामले की जांच तह तक जाए, सच सबके सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता नाहिद हुसैन की, जो इन दिनों शायद समाजवादी पार्टी को डुबाने का ठेका लेकर बैठे हैं। जेल भरो आंदोलन की बात उनके जरिए कही गई थी, और ऐसे में जब कसम खा ली जेल भरो आंदोलन की, तो तस्वीरें आपके सामने हैं। शामली से हैं नाहिद हुसैन, और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद दिखा, प्रशासन वहां पर मौजूद था, नाहिद हुसैन को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त रहते ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, ताकि जो समर्थक हैं वो हंगामा और ज्यादा कर ना पाए, भर ना पाए। 50,000 की भीड़ जब इकट्ठा हो गई, वो भी कोरोना काल में, तो फिर मुश्किलें शासन के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। आज कैराना में कोई भी हादसा हो सकता था, ऐसे में एसपी के विधायक नाहिद हुसैन ने 50,000 समर्थकों के साथ धरना देने और जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। लोग पहुंच भी गए। अब जरा आप सोच कर देखिए, कोरोना की महामारी से देश जूझ रहा है, दूसरी लहर ही आ रही है और बहुत ज्यादा घातक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक 50,000 समर्थकों के साथ धरना देने की बात कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे हैं। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही, सरदर्द रहा, पुलिस प्रशासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी, लेकिन बात यहां तक पहुंची कैसे, जरा आप वो भी समझिएगा। बात कुछ दिन पहले की है, एक मुकदमा दर्ज कराने को लेकर एसपी विधायक अपनी विधायकी का रौब कैराना के कोतवाल प्रेमवीर सिंह राणा को दिखा रहे थे, जिसमें दोनों के बीच में खूब बहस हो गई। इसके बाद नाहिद हुसैन ने 50,000 समर्थकों के साथ जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया और जिला प्रशासन से इसके लिए परमिशन मांगी। परमिशन मिली नहीं, जिला प्रशासन ने मना कर दिया, नहीं मिलेगी इजाजत। इसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। लेकिन दूसरी तरफ विधायक नाहिद हुसैन धरना देने और गिरफ्तारी देने के लिए अपने समर्थकों से अपील करते रहे। और फिर आज का दिन आया, सोमवार सुबह 6 बजे से विधायक नाहिद हुसैन के घर के आसपास का क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया था। नाहिद हुसैन की ओर से पहले 11 बजे और फिर 12 बजे गिरफ्तारी देने की बात कही गई, और देखते ही देखते वहां समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस पहुंची, सिरदर्द की तस्वीर आपके सामने। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहा इस पूरे मामले को शांत कराना।